हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉजिक ब्रेन चैनल पर। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बताएंगे जो हमारा चैप्टर 1 है क्लास 9th का। जी हाँ फ्रेंड, जो हमारा चैप्टर है विषय विज्ञान होगा और जो हमारा पार्ट है चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो कि क्लास 9th का है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि हमने कल बताया था कि हमारे इस लॉजिक ब्रेन चैनल पर आपको क्लास 9th to 12th सारी वीडियो अपलोड होंगी, आपको ज़रूर वीडियोस मिल जाएंगी। सो फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में यह सेशन को ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो हमारा पहला पॉइंट है पदार्थ है जिन्हें मैटर कहते हैं। जी हाँ गाइस, जो हमारा पदार्थ है जिन्हें मैटर कहते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि मैटर होता क्या है। जैसे क्लास 8 तक आप पढ़ते आए हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं वह जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते आए हैं। आखिर में हम यहाँ देखेंगे कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ का रियल में परिभाषा देखते हैं। तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान से हमारा तात्पर्य जिसमें कुछ न कुछ उपस्थित हो। अब दोस्तों, द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान को यदि बात की जाए तो द्रव्य तथा मान, जो हमारा द्रव्यमान है, दो भागों में बटा है। पहला तो हमारा द्रव्य है, दूसरा मान है। द्रव्य से तात्पर्य है कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी पदार्थ हो गया, तत्व हो गया। और जो हमारा मान है, मान से तात्पर्य है भार, यानी उसमें कितना भार उपस्थित है, कितना मटेरियल उसके अंदर भरा गया है। तो द्रव्यमान आप भली भांति जान चुके होंगे कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, पदार्थ कहलाता है। जी हाँ छात्रों, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान से तात्पर्य है हमारा कुछ न कुछ उसके अंदर मटेरियल, जितना उसके अंदर कुछ भी भरा गया हो वह द्रव्यमान पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जो हमारे पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं बड़े कणों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कणों से मिलकर एक हमारा पदार्थ का निर्माण होता है। अब उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जैसे हमारा किताब हो गया, किताब हम देखते हैं कि जो हमारे अलग अलग पेज होते हैं, एक एक पेज से मिलकर हमारे एक किताब का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा किताब होती है एक एक पेज से मिलकर हमारे एक बड़ी बुक का निर्माण होता है, किताब का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हम पेन देखते हैं, जो हमारा पेन है, पेन के अंदर कितनी चीज़ें भरी होती है, जो उसके अंदर स्याही होती है और जो ऊपर का पार्ट होता है, कैप होता है। तो पेन भी एक पदार्थ है। और तारे, सूर्य, हवा, जो इतने हमारे जो सब वस्तुएं हैं हमारे पदार्थ हैं जिन्हें हम देखते हैं। ग्रह है, पानी हो गया आदि, जो हमारा इत्यादि है, इतने हमारे सारे पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, पदार्थ हैं। अब देखेंगे कि कणों के गुणधर्म, यानी जो हमारा पदार्थ होता है, पदार्थ के जिस प्रकार से हमने देखा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ये कण होता है, कणों के गुणधर्म के बारे में देख लेते हैं। कण हमारे क्या होते हैं? तो जो कण होता है, कण की बात की जाए तो पहला पॉइंट जो है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जी हाँ दोस्तों, जो पदार्थ होता है उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान से तात्पर्य खाली स्थान, उनके बीच में खाली स्थान होता है। और दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी दोस्तों, जो हमारा पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। गतिशील क्या है? तो दोस्तों, जिसमें कोई भी वस्तु हो या हम कुछ भी देखते हैं जो गतिशील होती है, जो चलती फिरती वस्तुएं हैं जिन्हें गतिशील कहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ होते हैं उनके कण हमेशा गति करते रहते हैं। और जो हमारा फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होता है एक दूसरे को अट्रैक्शन के प्रति आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। अब और अगला पॉइंट की बात की जाए तो कणों के गुणधर्म, यानी जो हमारे कण होते हैं उनके क्या काम होते हैं, क्या वर्क होता है। तो आइए देखते हैं जो हमारा कणों के गुणधर्म होते हैं।
पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जिस प्रकार हमने पहला पॉइंट देखा था कि जो पदार्थ होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान पाया जाता है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से खाली स्थान पाया जाता है। तो कणों के बीच रिक्त स्थान, जो कण होता है उनके बीच रिक्त स्थान कैसे होता है, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो गाइस, जो हमारा सबसे कम ठोस में होता है, जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है सबसे कम ठोस में होता है, जो हमारा सॉलिड है, जो सॉलिड है हमारा सॉलिड में कणों के बीच कम रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा लोहा होता है, लोहा के बीच थोड़ा भी गैप नहीं होती है, थोड़ा भी खाली स्थान नहीं होता है, उनके अंदर हम कोई वस्तुएं समाहित नहीं कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे कम ठोस में होता है जो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सबसे कम ठोस में होता है आयरन में होता है, जो कि ठोस हमारा सॉलिड होता है, ठोस। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ठोस से अधिक द्रव में होता है। जो द्रव होता है द्रव में अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा जो द्रव होता है द्रव में हमारा रिक्त स्थान अधिक होता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं जैसे हमारा दूध हो गया, पानी हो गया, दूध और पानी में कोई भी वस्तुएं डालते हैं तो वह समाहित हो जाती है। कोई भी चीज़ें हम डाल देते हैं तो उसके अंदर समाहित हो जाती है। इसके पश्चात हम चित्र के अनुसार देखेंगे। और तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो सबसे अधिक गैस में होता है। जो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक गैस में होता है। जो हमारी गैस होती है उसमें सबसे अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। हम इसको समझने के लिए हम दोस्तों एक ग्लास लेते हैं, ग्लास के अंदर हम पानी भरते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्लास के अंदर यहाँ पार तक हम पानी भरते हैं। यहाँ तक पानी भरने के पश्चात हम किसी एक स्पून की सहायता से, एक चम्मच की सहायता से एक चम्मच नमक या चीनी का बुरादा लेते हैं, चीनी का टुकड़ा लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जब हम कोई चीनी या किसी पदार्थ को पानी के अंदर जब डाल देते हैं, जो पानी की सतह है नीचे से लेकर ऊपर तक, पानी की सतह में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी पानी हमारा ऊपर की ओर नहीं उठता है, ऊपर की ओर उभार नहीं आता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारे इसके कण हैं, जो हमारे पदार्थ हैं, ये जो हमारे लिक्विड है, लिक्विड में जो खाली स्थान है यानी रिक्त स्थान है, उसके कारण जो हमारे ये कण हैं, कण जगह जगह समाहित हो जाते हैं। यानी इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो द्रव होता है, द्रव के अंदर रिक्त स्थान पाए जाते हैं, खाली स्थान होता है, जो हमें दिखाई तो नहीं देते परंतु किसी भी वस्तु को उसके अंदर डालने पर अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से हम जब इसमें नमक डालते हैं या चीनी का टुकड़ा डालते हैं तो पानी के अंदर समाहित हो जाता है और पानी में जरा भी कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। तो आप यह जरूर समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जिस प्रकार से देखा कि कणों के गुणधर्म, हम कणों के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि कण के क्या काम होते हैं, क्या धर्म होता है। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं, मोशन विधि में रहते हैं। अब देखते हैं कि जो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, यानी गति करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गति करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा और तेज हो जाती है। जब तापमान हम किसी भी लिक्विड के अंदर या द्रव के अंदर कोई भी तापमान तेज होती है तो उसके कणों की गति तेज हो जाती है। कोई भी वस्तु के अंदर तापमान बढ़ाने पर जो उसके कणों की गति है तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। क्योंकि जो हमारा पदार्थ है उसके अंदर गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि कणों की गति को किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो जो हमारे कणों की गति है, पहला पॉइंट इसमें है हमारा सबसे कम ठोस में होती है। जो कणों की गति होती है, जिस प्रकार हमने बताया कि जो हमारा लोहा होता है उनमें सबसे कम गति होती है। लोहा के कण हमारी गति नहीं करते हैं, वे आपस में संकुलित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और दूसरा जो हमारा है, द्रवों के माध्यम में होती है। जो द्रवों में होती है माध्यम में होती है, यानी ठोस से ना तो कम होती है और ना ही ज़्यादा होती है, माध्यम में होती है, बीचों बीच का भार होता है इसमें। और तीसरा पॉइंट की बात की सबसे अधिक गैसों में होती है। जो कणों की गति होती है सबसे ज़्यादा गैसों में होती है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि जैसे हमारी ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई,
इन गैसों में हमारे सबसे ज़्यादा गति होती है। जो ऑक्सीजन गैस होती है, हम देखते हैं कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम O2 गैस लेते हैं अपने अंदर अवशोषित करते हैं, O2 गैस वो हवा में कितनी तेज़ी के साथ अवशोषित होती है, कितनी तेज़ी के साथ उड़ती रहती है। तो जो सबसे अधिक गति की बात की जाए तो गैसों में होती है, गैसों में अधिक गति होती है। अब इसको समझने के लिए हम एक चित्र के साथ देखते हैं। सो फ्रेंड, एक हम ग्लास लेते हैं, ग्लास के अंदर हम पानी भरते हैं। जी हाँ गाइस, ग्लास के अंदर हम पानी भरते हैं। उसके पश्चात हम एक ड्रॉपर लेते हैं। हम ड्रॉपर की सहायता से ड्रॉपर में कुछ स्याही डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, ड्रॉपर में हम कुछ स्याही डालते हैं और स्याही को ड्रॉपर की सहायता से 1 बूंद या 2 बूंद इसमें हम पानी के अंदर प्रवाहित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पानी के अंदर हम ड्रॉपर की सहायता से स्याही को प्रवाहित करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा जल है, जल शांत अवस्था में हम देखते हैं। और जब इसमें हम ड्रॉपर की सहायता से 1 बूंद स्याही डाल देते हैं, लाल हो या ब्लू हो, कोई रंग की भी स्याही आप ले सकते हो, तो उसको जब हम स्याही को इसके अंदर ड्रॉपर की सहायता से डालते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ हावर के पश्चात या कुछ मिनट के बाद ये जो पूरा पानी होता है बहुत जल्द ही पूरे पानी में फैल जाता है। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो कणों की गति होती है, जो इनके पानी की गति है, हमेशा निरंतर गतिशील होते हैं। जो पानी के कण हैं हमेशा गतिशील होते हैं, जो लिक्विड है हमारा हमेशा गतिशील होता है। तो आप किसी भी जगह पे यह इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी हो, किसी भी जगह पानी इकट्ठे हो और आप उसमें पेन की स्याही या कोई भी स्याही डालकर आप चेक कर सकते हैं। इसे जब आप डालेंगे 1 बूंद तो देखते हैं कुछ मिनट बाद यह पूरी स्याही फैल जाती है। तो हमको यह ज्ञात होता है कि जो पदार्थ के कण है, यानी जो हमारा लिक्विड है, हमेशा गतिशील होता है, जिनके कारण अपने अंदर स्याही को घोल लेता है और पूरे ग्लास में स्याही फैल जाती है। तो इस प्रकार से ज्ञात होता है कि जो हमारे पदार्थ के कण हैं निरंतर गतिशील होते हैं। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, कणों के गुणधर्म। जी हाँ दोस्तों, कणों के गुणधर्म क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा कण है, कणों के गुणधर्म क्या है। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर एक दूसरे को या हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल, कणों के बीच किस प्रकार से आकर्षण बल होता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, सबसे अधिक ठोस में होता है। जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है सबसे अधिक ठोस में होता है। जो ठोस के कण होते हैं एक कण को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। अब मध्यम द्रव में होता है। जो बीचों बीच का भाग होता है द्रव में कम होता है, ना तो ठोस की तुलना में अधिक होता है ना तो कम होता है, मध्याह्न होता है, बीचों बीच होता है। सबसे कम गैसों में होता है। जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है सबसे कम गैसों के बीच होता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जो हमारी गैसें हैं, गैसों के कण अधिक पास पास न होने के कारण जो हमारा कण होता है अधिक दूर फैला होता है, वाष्प बन के उड़ता रहता है। तो जो हमारा कणों के बीच आकर्षण बल होता है सबसे कम गैसों में होता है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक नल की सहायता से हम इसे समझते हैं। तो एक नल को आप स्विच से बंद कर दीजिए। उसके पश्चात आप अब एक अंगुली को आप नल के नीचे, जिस प्रकार से पानी गिरता है, एक अंगुली को अपने इस पानी के नीचे रखिए और ये नल को स्विच से ऑन कर दीजिए। जब आप नल को ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी उंगली है पानी 2 भागों में बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, पानी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो इसकी धारा अलग हो जाती है और इसकी धारा एक अलग हो जाती है। तो हम देखते हैं जो हमारी उंगली है, धाराएं तो दोनों प्रकार से बढ़ जाती हैं, 2 धाराएं बन जाती हैं। तो 2 धाराएं बनने के बाद कुछ पश्चात हम देखते हैं कि जो लिक्विड होता है, जो पानी होता है, एक धारा में बहने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हमारी उंगली है ये पानी 2 धाराएं तो बनती ही है और साथ में कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो हमारी धाराएं अंत गिरते गिरते ये धाराएं एक हो जाती हैं। जो इसकी पानी की बूंदें हैं एक हो जाती हैं और एक होकर एक सीक्वेंस में गिरने लगती है, एक बराबर भाग में गिरने लगती हैं। तो हम देखते हैं जो कण है इसके आपस में खिंचाव कर लेते हैं, आपस में अट्रैक्शन हो जाता है। तो आकर्षण बल के कारण इसके जो कण है
आपस में खिंचाव हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है ठोस में सबसे अधिक होता है और द्रव में मध्यम होता है। यानी जो इसके कण हैं आपस में आएंगे, फिर उसके पश्चात कट कर फिर अपने रास्ते से निकल जाएंगे। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, हम देखते हैं कि पदार्थ अभी तक हम पढ़ते आए कि पदार्थ क्या होता है। अब हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। जी हाँ दोस्तों, स्टेटस ऑफ मैटर, जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं कितनी प्रकार की होती हैं। तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। जी हाँ गाइज, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं। जो पहला हमारा है ठोस है, जिन्हें सॉलिड कहते हैं, और दूसरा जो हमारा है द्रव है, जिन्हें लिक्विड कहा जाता है, और तीसरा हमारा गैस है, जिन्हें गैस ही कहते हैं, और चौथा फ्रेंड्स हमारा प्लाज्मा है, और पांचवा बात की जाए तो हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, जिसमें हमको इसको 2 को नहीं पढ़ना होता है। 9th में मुख्यतः हमें यह 3 चीज़ें ही हमको पढ़ना होता है, ठोस, द्रव और गैस। जी हाँ दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस, इनको 3 को हमको डिस्कस करना है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। सो गाइस, पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ठोस है, ठोस क्या होता है। तो ठोस की बात की जाए तो सर्वप्रथम देखते हैं कि निश्चित आकार जो ठोस होता है, ठोस का आकार एकदम निश्चित होता है। हम देखते हैं कि जो हमारे, ये देखिए आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं, जो ठोस के कण हैं आपस में कितने गुथे हुए हैं, एक श्रृंखला बनाए हुए हैं, थोड़ा भी ज़्यादा गैपिंग इसके बीच में नहीं पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो ठोस होते हैं उसके कण आपस में इकट्ठे होते हैं, चिपके होते हैं, निश्चित आकार होता है। और जो हमारा दूसरा है निश्चित विमाएँ होती है। जो ठोस होता है, ठोस की निश्चित विमाएँ होती हैं। विमाएँ क्या होती है, तो विमाएँ जो इनकी ये कण हैं आपस में एक सीक्वेंस बाई चिपके रहते हैं, गुथे रहते हैं। जो इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स, मध्य अंतराण्विक बल होता है, अधिक होता है, अधिक पास होता है। और जो हमारे ठोस होते हैं, ठोस कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं, असंपीड्य। और ठोस की यह हमारी को होती है कि असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य क्या होता है, तो जिसमें असंपीड्य से तात्पर्य है हमारा दबाव, जिन्हें दबाकर कम या ज़्यादा किया जा सके। तो जो हमारा ठोस है, ठोस को कम या ज़्यादा दबाकर नहीं किया जा सकता, उसके अंदर प्रेशर नहीं दिया जा सकता। अब देखेंगे कि ठोस की और क्या व्याख्याएं होती हैं। तो निश्चित आयतन, तो जो हमारा ठोस होता है, ठोस का निश्चित आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे मेज और ईंट, जो हमारा मेज और ईंट है, मेज हमारे ठोस के उदाहरण है, और जो हमारा ईंट है, ईंट भी ठोस के उदाहरण है। अब बात की जाए द्रव क्या होता है, तो जो द्रव होता है अनिश्चित आकार, जो द्रव का आकार होता है अनिश्चित होता है। हम देखते हैं जिस पात्र में द्रव को रखा जाता है वह उसका ही आकार ग्रहण कर लेता है, उस पात्र का जो आकार है ग्रहण कर लेता है। आप यदि ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार ग्रहण कर लेगा, जग में रखेंगे तो जग का आकार ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा द्रव होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। और दूसरा बात की जाए तो अनिश्चित विमाएँ, जो द्रव होता है उनकी विमाएँ अनिश्चित होती है। आप चित्र की सहायता से देख सकते हो, एक कण यहाँ है तो एक कण यहाँ है, अलग अलग कण हमारे कुछ दूरी पर हैं। ठोस की अपेक्षा हमारे जो द्रव के कण होते हैं कुछ दूरी पर पाए जाते हैं, इसलिए उनका जो आकार एवं आकार है अनिश्चित होता है। अब बहाव की बात की जाए तो द्रवों में बहाव होता है। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा मिल्क है, दूध, और जो हमारा पानी है, दूध प्लस पानी, इनके अंदर बहाव होता है। यदि हम थोड़े से ही फर्श पर या कोई भी फर्श पर थोड़ा सा पानी अड़ा दिया जाए तो वह धीरे धीरे काफ़ी दूर तक फैल जाता है, द्रवों में बहाव होता है। और बात की जाए तो कम संपीड़न, जो द्रव होता है उन्हें दबाकर कम संपीड़न की भावना पाई जाती है। जो द्रव होता है कम संपीड़न होता है। आप कभी इमेजिन किए होंगे किसी ग्लास में या किसी एक जग में आप पानी लीजिए और वह पानी को उसमें अपना जो हाथ है, हाँ, एक हाथ डालकर उसमें आप पानी को दबाइए तो पानी दबेगा। वह कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो हमारा पानी है
वह अपनी अवस्था में पुनः अवशोषित हो जाता है, अपनी अवस्था में पुनः आ जाता है, तो कम संपीड्य होता है। और अगर पॉइंट की बात की जाए तो जो निश्चित आयतन, जो द्रव का आयतन होता है वह फिक्स होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है। और जैसे हमारा पानी हो गया, दूध हो गया, वो द्रव के उदाहरण है। अब हम देखेंगे गैस क्या होता है। तो गैस की बात की जाए तो सर्वप्रथम देखेंगे जो हमारे गैस के अणु हैं अत्यधिक दूर होते हैं, पास पास नहीं होते हैं। अनिश्चित आकार, अनिश्चित विमाएँ, जो हमारे गैस है न तो उसका आकार निश्चित होता है और न ही उसकी विमाएँ, जो इसके सीक्वेंस है कोई निश्चित नहीं होता है। और बहाव की बात की जाए तो गैसों में अधिक बहाव होता है, गैसों में अधिक उड़ने का गुण होता है। और बात की जाए तो अधिक संपीड्य, गैसों को अधिक दबाकर उनके अलग अलग भागों को इकट्ठा किया जा सकता है। गैसों में अधिक संपीड्य होता है, अधिक दबाव हम इसे दे सकते हैं। अनिश्चित आयतन, जो गैसों का आयतन होता है अनिश्चित होता है। ऑक्सीजन जैसे मीथेन, और उदाहरण की बात की जाए जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया। जो ऑक्सीजन हमारी गैस है, हम देखते हैं कि उनके अंदर उनको अधिक संपीड्य होता है। और गैस को जो हमारा मुख्य उदाहरण है ऑक्सीजन और मीथेन है। मीथेन गैस क्या होती है? तो दोस्तों जो हमारी मीथेन गैस होती है, ऑक्सीजन को आप भली भांति जानते होंगे, जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं O2 वो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है। और ऑक्सीजन गैस हमारे वातावरण में पाई जाती है। और मीथेन गैस की बात की जाए तो जो हमारी मीथेन गैस होती है वो हमारे गैस सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडरों में भरी जाती है, मीथेन गैस भरी जाती है। तो अगला देखते हैं हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, किस प्रकार की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से चेंज ला सकते हैं, तो तापमान में बदलाव करके, एक तो हमारा जो पहला पॉइंट है, हम तापमान में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है दाब में बदलाव करके, यानी उसमें प्रेशर देकर, किस प्रकार से हम प्रेशर से और किस प्रकार से हम टेम्परेचर से कोई भी किसी भी अवस्था पदार्थ की बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कोई हम ठोस लेते हैं, जो कि ठोस हमारा एक बर्फ है। एक बर्फ की को लेकर देखते हैं, जो हमारा ठोस है। अगर हम जानते हैं कि ठोस के अंदर हम अधिक तापमान दें, अधिक उसको बर्न करें, उसके अंदर से अधिक उसके अंदर उष्मा को दें, तो हमारा ठोस जो है द्रव में बदल जाता है। जो हमारा ठोस होता है, बर्फ होता है, पानी में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। और उसी प्रकार से हम बात की जाए तो जो हमारा ठोस है, ठोस तो पानी में बदल गया था। अब हम बात करें कि जो हमारा द्रव है, द्रव को और अधिक तापमान में ला जाए तो हमारा द्रव है वो गैस में चेंज हो जाता है। जो द्रव है वो गैस में चला जाता है। और यदि इसके इसकी अगर पदार्थ में चेंजेस लाया जाए तो उसको हम दोबारा उसी फॉर्म में ला सकते हैं। जो हमारा गैस है, गैस हमारे धुआं के रूप में हो जाता है, उड़ता है। और इसी अगर धुएं या हमारा जो कोहरा होता है, जिन्हें फॉग कहते हैं, इस गैस को अगर हम दोबारा द्रव में परिवर्तन करना चाहें तो इसके टेम्परेचर को हमको लो करना पड़ेगा। टेम्परेचर जो इसका हमने दिया था उसको टेम्परेचर लो करने पर, जो हमारा द्रव है, द्रव गैस को ठंडा करने पर टेम्परेचर हवा ना दी जाए तो वह द्रव में बदल जाता है। जो हमारा फाग होता है, जैसे जो हमारा कोहरा होता है, हम देखते हैं कि वातावरण में उड़ता रहता है। और जैसे ही हवा नहीं बहता, जब एयर का चलना कम हो जाता है तो वह द्रव लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, पानी जैसा संरचना हो जाती है उसकी। और जो द्रव है हमारा, अगर इसके अंदर के और टेम्परेचर को कम किया जाए तो द्रव को हम ठोस में चेंज कर सकते हैं। जो द्रव होता है उसको दोबारा फ्रिज में रख के हम ठोस बना सकते हैं। आइस में रख के जो हमारा बर्फ़ होता है उसको बर्फ़ फॉर्म में ला सकते हैं, आइस फॉर्म में ला सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि पदार्थ में बदलाव करके, उसके तापमान में बदलाव करके हम पदार्थ को किसी भी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दाब में बदलाव करके, यानी प्रेशर देकर, किसी भी वस्तु में प्रेशर देकर हम किस प्रकार से उसके पदार्थ में चेंजेस ला सकते हैं। तो जो हमारा ठोस है, ठोस को अगर ज़्यादा दबाव दिया जाए तो वह द्रव में चेंज हो सकता है। और जो हमारा द्रव है, द्रव में ज़्यादा प्रेशर दिया जाए तो वह दाब में चेंज हो सकता है।
इसको समझने के लिए हम एक लेटर लेते हैं। लेटर तो आप सभी जानते हैं, इसमें से जो आग जलाई जाती है। एक हम लेटर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जो लेटर में हमारी जो ये गैसें भरी गई हैं वो एक्चुअली में लिक्विड होती है, लेकिन वो गैस के फॉर्म में भरी होती हैं। जैसे ही हम या स्विच को दबाते हैं या गैसीय फॉर्म में आग जलना प्रारंभ कर देती है। जो पेट्रोल या डीजल जो इसके अंदर भरा जाता है वो गैस फॉर्म में होकर ऊपर उठ जाता है। हम प्रेशर जब देते हैं, दाब देते हैं, तो वह द्रव होता है। द्रव भले ही होता है, एक्चुअली में ये अंदर द्रव के रूप में है, लेकिन जो हमारा गैस है इसके अंदर गैस बन जाता है। तो जो हमारी लेटर होता है एक्चुअली में द्रव फॉर्म में होता है। तो जो इसके अंदर द्रव है, द्रव जो इसके अंदर जमा रहता है वो ठोस के रूप में भी रहता है। तो जैसे ही हम यह लेटर को ऑन करते हैं, जो ठोस अवस्था होती है डायरेक्ट द्रव में आ जाती है। और द्रव हम देखते हैं कि जिसके अंदर जो पानी भरा है, जी हाँ दोस्तों, जो इसके अंदर पानी भरा है, तो जो पानी भरा है इसके अंदर हम जब इसको ऑन करते हैं तो इसका पानी पंप की सहायता से जो जब ऊपर आता है तो वह गैसीय फॉर्म में आ जाता है, जिस प्रकार से जल जाता है। तो यह आपको जरूर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। जो हमारा अगला है तापमान में परिवर्तन के प्रभाव। जो तापमान हीट है उसमें परिवर्तन के प्रभाव, उसमें क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट है हमारा गलनांक बिंदु, और दूसरा पॉइंट है हमारा क्वथनांक बिंदु, तीसरा पॉइंट हमारा ऊर्ध्वपातन निक्षेपण है, और तो इसी को हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा जो पॉइंट है गलनांक बिंदु है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक बिंदु। और साथ ही हम देखेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा ये गलनांक बिंदु होता है जिन्हें मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, गलनांक बिंदु, जैसे कि तो गलनांक हमारा वह होता है कि किसी ठोस का वह तापमान, कोई भी ठोस हो वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था में पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। वह ठोस से डायरेक्ट अपने द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो गलनांक बिंदु को हम चित्र की सहायता से देखते हैं। तो फ्रेंड, जो हम बीकर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, और बीकर में हमारे कुछ बर्फ़ के टुकड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बर्फ़ के हमारे टुकड़े दिख रहे हैं। कुछ बर्फ़ के टुकड़े लेते हैं, और उसके पश्चात ये हमारा एक कांच की छड़ है, जो कि इसके अंदर एक कांच की छड़ डाली गई है, और ये हमारा थर्मामीटर है। ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा थर्मामीटर है, और इसे स्टैंड की सहायता से टांग देते हैं। और नीचे से हम आग को, जो आग हमारी है उसको बर्न करते हैं, आग जलाते हैं नीचे, और नीचे से इसे उष्मा देते हैं, हीट देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इसके जो ठोस अवस्था है, जो हमारे बर्फ़ के कण हैं 100 डिग्री सेल्सियस, जब जो बर्फ़ हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस पिघलना शुरू कर देता है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो हमारा तापमान है उस पर हमारा उष्मा बन के उड़ने लगता है। कोई भी लिक्विड होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा बनकर उड़ने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वह भाप में उड़ने लगता है। तो हम देखते हैं जो हमारा कांच के छड़ है, इसके पश्चात वह भाप बनकर उड़ने लगता है, और इसके पश्चात इसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि संगलन को प्रसुप्त ऊष्मा क्यों कहा जाता है, कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg, जी हाँ दोस्तों, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg, जो हमारा वायुमंडलीय दाब है उस पर 1 kg ठोस को उस गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, कोई वायुमंडलीय दाब है उसको 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितना उसके अंदर हम हीट देते हैं, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। उस तत्व को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम बताएंगे कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है। तो जिस प्रकार से हमने चित्र की सहायता से देखा कि हम कुछ बर्फ़ के टुकड़े लेते हैं और इसके नीचे से आग को जलाते हैं, तो जिस प्रकार से जब हमारा बर्फ़ है पिघल कर जब 100 डिग्री सेल्सियस हमारा आग की टेम्परेचर पहुंचता है, तो वह बर्फ़ हमारा वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो हम देखते हैं कि जो 1 kg ठोस को
गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा को जितना हम हीट देते हैं उसके अंदर, वही हमारे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो आपको यह भली भांति जरूर समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो कैसे लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह सेशन दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।